मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल 26 नंबर है। लिखा हुआ है एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। कौन से तल के सभी मात्रक सदिश लिखने हैं आपको? एक्स वाई तल के। तो केवल एक्स एच होगी और वाई एच होगी, क्योंकि एक्स वाई तल के ही मात्रक सदिश लिख रहे हैं, जेड एच को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। तो हमने ऐसा बना लिया, ये हमने बना ली एक्स एक्सिस और ये हमने बना ली वाई एक्सिस, ठीक है। और इस तल में ये एक्स और वाई का प्लेन हो गया। अब एक्स वाई तल में मात्रक सदिश बताने हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, मात्रक सदिश के बारे में आप क्या समझते हैं कि मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक एक होता है, एक मात्रक होता है। याद आया आपको? तो एक्स वाई तल में हमने मान लिया कि ये है एक मात्रक सदिश, ये वाला। अगर ये एक मात्रक सदिश है तो जरूर इसका मापांक कितना होगा? इसका मापांक एक होगा। फिर तो इसको कुछ भी नाम रख लो, अगर ये मूल बिंदु है तो इसका नाम हमने रख लिया ओपी। ये ओपी वेक्टर है और ये एक मात्रक सदिश है। तो अगर हमने इसका स्थिति सदिश वेक्टर आर माना है तो इसका मापांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर तो बात समझ आई आपको? फिर से आप देखें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट यहां पर हमने पी ले लिया और मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश हमने आर मान लिया, वेक्टर आर। क्योंकि हमें एक्स वाई तल में सारे मात्रक सदिश चाहिए तो हम मात्रक सदिश ही ले लेते हैं। और मात्रक सदिश कौन से सदिश होते हैं? जिनका मापांक एक होता है। तो मैंने मान लिया कि ओपी एक मात्रक सदिश है जिसे हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्योंकि ये मात्रक सदिश है इसलिए इसका मापांक 1 के बराबर होगा। अब अगर ये इस जगह पर है तो हमको इसका पूरा वेक्टर बताना पड़ेगा कि वेक्टर कितना होगा। मान लिया हमने कि इसका वेक्टर है, माना एक्स वाई तल में एक्स वाई तल में कोई मात्रक सदिश एक्स वाई तल में कोई मात्रक सदिश वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। अब आप सोचेंगे जेड वाला क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि ये वाला सदिश कौन से तल में है? एक्स और वाई प्लेन में है केवल। और जब कोई सदिश केवल एक्स और वाई प्लेन में होगा, यहां पर कहीं पर स्थित होगा, तो उसको उस तक पहुंचने के लिए केवल एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा और वाई अक्ष पर चलना पड़ेगा। जेड अक्ष पर चल के आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसमें केवल एक्स वाला पॉइंट होगा और वाई वाला पार्ट होगा बस। मान लिया कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की ओर आप एक्स डिस्टेंस चले हैं और वाई अक्ष की ओर आप वाई डिस्टेंस चले हैं। आप चाहें तो क्योंकि एक मात्रक सदिश है आर कैप लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और वो हमने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर। तो अगर एक्स की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ एक्स दूरी चले हैं तो उसका सदिश कितना बन गया? एक्स आई कैप। वाई अक्ष की तरफ वाई दूरी चले हैं तो वाई जे कैप बन गया, और ये एक मात्रक सदिश है तो हमने इसे लिख दिया। इसको जेड वाला पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि ये सदिश एक्स वाई तल में है तो जेड की तरफ आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा होगा, तो हमने नहीं लिखा। अच्छा, एक चीज और, अब ये जो ऐसा सदिश है जरूर ऐसा हुआ होगा कि ये एक्स और वाई अक्ष के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा। मान लिया कि वो एंगल है थीटा। यहां से इस पर एक लंब डाल दीजिए। अगर इसका ये वाला जो ओपी सदिश है आर कैप है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसका सदिश है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कि आई कैप के साथ एक्स लगा है, इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा होगा?
x दूरी चलना पड़ा होगा, और y अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा होगा, y दूरी। तो मूल बिंदु पर है x अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ा होगा, x डिस्टेंस, और फिर y अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ा, y डिस्टेंस चलना पड़ा y अक्ष की ओर। ऐसे हमको x और y के मान चाहिए, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको आप Q मान लो। समकोण त्रिभुज OQP में, OQP में यहां पर हमने एक और चीज क्या मानी है, माना कोई मात्रक सदिश जो कि एक्स वाई तल में है, वह एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है बेटा, क्या हमने मान लिया कि कोई मात्रक सदिश जो कि एक्स वाई तल में है, ये वाला, वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको आप आर वेक्टर ही लिख लो, क्योंकि यहां भी आर वेक्टर लिखा है। बस याद रखिएगा कि ये सदिश कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। अच्छा, त्रिभुज ओ क्यू पी में हमको एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, और इसमें हमें मालूम क्या है, केवल एक चीज मालूम है, और वो ये मालूम है कि जो भी सदिश है उसका मापांक कितना है, एक, बस इतना मालूम है। और ये कैसे मालूम चला कि उसका मापांक एक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मात्रक सदिश, इसलिए पता चला कि जरूर उसका मापांक एक होगा। तो ये हमको मालूम है, ये हमने एक जनरल एंगल मान लिया कि एक्स वाई तल में वो यहां 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 कहीं पर भी होगा, एक्स और वाई अक्ष से कुछ तो कोण बनाएगा, ये हमने मान लिया थीटा। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। हमें कर्ण मालूम है, आधार चाहिए, दूसरा हमें कर्ण मालूम है, लंब भी चाहिए हमको। तो हम कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, पहले हम लगाते हैं कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, ओ क्यू अपॉन ओपी, ओ क्यू अपॉन ओपी, कॉस थीटा। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स, ओपी की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा। आप याद रखें, त्रिकोणमितीय अनुपात के जब भी फॉर्मूले लगाएंगे वेक्टर में, आप इन अनुपातों के मात्र जो ये फॉर्मूले बनते हैं, इनमें उनकी जगहों पर हम उनके मापांक ही लिखते हैं, वेक्टर का यूज नहीं करते। ऐसे ही हम साइन थीटा लगाते हैं इसी में, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना पी क्यू और कर्ण ओपी, देन साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 1, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, y, देन y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x की वैल्यू cos थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा, अतः अभीष्ट एकांक सदिश, अतः अभीष्ट एकांक सदिश, अभीष्ट एकांक सदिश क्या होगा, ये वाला, या आप, उन्होंने मात्रक सदिश लिखा है, आप भी मात्रक सदिश लिख दीजिए। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, cos थीटा आई कैप, प्लस y की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा और उसके साथ में j कैप। ये वो मात्रक सदिश है, देखो ध्यान से, ये एक ऐसा मात्रक सदिश है जो पहली बात तो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई तल में है, और मात्रक सदिश है, इसका मापांक भी एक आएगा। आप निकाल के देखो, चाहे किसी भी वेक्टर का मापांक आप कैसे निकालते हो, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर।
आई कैप का गुणांक क्या है कॉस थीटा, जे कैप का गुणांक क्या है साइन थीटा। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मापांक 1 आ गया। तो एक बात तो क्लियर है कि मात्रक सदिश है और जेड का पोर्शन नहीं है, एक्स और वाई दिशाओं में एकांक सदिश है, इसलिए ये कहां पर है एक्स वाई तल में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, आप थीटा की वैल्यू बदलते जाइए, बहुत सारे मात्रक सदिशों को रिप्रेजेंट करेगा और उनमें सब में ये गुण होगा कि वो एक्स वाई तल में होंगे और सब एकांक सदिश होंगे। क्यों? क्योंकि अभी थीटा हमने इतना लिया है, आप थीटा इसे 30 डिग्री ले सकते हैं, 45, 60, 90 ऐसे आप ले सकते हैं एंगल। तो इस तरीके से एक्स वाई तल में स्थित सारे मात्रक सदिश इससे आपको मिलते चले जाएंगे। तो बस इतना सा आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 26 में। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए बेटा क्या है, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः, आपको ए बी सी और डी इन 4 बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए हैं। क्या आपको याद है कि स्थिति सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के स्थिति सदिश को कैसे लिखेंगे आप? ओ ए से लिखेंगे, तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बिंदु बी का स्थिति सदिश है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। बिंदु सी का स्थिति सदिश है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और बिंदु डी का स्थिति सदिश क्या है? बिंदु डी का स्थिति सदिश है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। ये 4 बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। तो सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको 2 सरल रेखाओं के बीच का एंगल पता लगाना है, कौन कौन सी? ए बी और सी डी के बीच का, और निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख है। ए बी और सी डी के बीच का कोण भी चाहिए और ए बी और सी डी को संरेख भी दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले ए बी और सी डी मालूम होना चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? कैसे निकालोगे? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है आपको। 2i में से i माइनस हो गया, आई कैप। 5j में j माइनस हो गया, 4j कैप। और फिर k कैप आएगा तो ये माइनस का k कैप। OB में बस i और j वाले टर्म है केवल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए? CD। तो वेक्टर CD भी निकाल लीजिए। इसके लिए वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC से निकालेंगे। वेक्टर OD में OC माइनस करना है बेटा आपको। I में 3i माइनस करोगे, माइनस 2i कैप। माइनस 6j में 2i माइनस करोगे, माइनस 8j कैप। माइनस k में माइनस 3k माइनस करोगे, प्लस 2k कैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको जो काम करना है वो ये है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच का कोण पता लगाना है। अब हम लिखेंगे वेक्टर ए बी व वेक्टर सी डी के बीच कोण। तो वेक्टर ए बी व वेक्टर सी डी के बीच कोण थीटा के लिए कोई है फॉर्मूला आपकी नजरों में जो वेक्टर ए बी और सी डी के बीच के कोण थीटा को पता लगवा सके? आपके पास कॉस थीटा का सूत्र भी है, साइन थीटा का फॉर्मूला भी है, जो इजी हो उसको लगाओ। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी डी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ए बी की जगह पर क्या लिखना है देखो, कॉस थीटा ए बी की जगह पर आई प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और सी डी की जगह पर क्या है? माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप
प्लस 2k कैप अपॉन, और दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। दोनों का मापांकों का गुणनफल। ए बी का मापांक निकालिए, अंडर रूट आई के गुणांक, जे के गुणांक, के गुणांकों के वर्गों का योग। आई का गुणांक कितना है? 1, 1 का स्क्वायर करा 1 आया। जे का गुणांक 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे +1 इंटू सी डी का मापांक निकालिए। ये वेक्टर सी डी है। 2 -2 का वर्ग करोगे तो 4, -8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 का स्क्वायर करेंगे इट इज अगेन 4। सॉल्व करिए। क्या आपको याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई के गुणांक को आई के गुणांक से, जे के गुणांक को जे के गुणांक से, के गुणांक को के गुणांक से। तो 1 को -2 से किया -2, +4 को -8 से करेंगे -32, -1 को +2 से करेंगे -2 अपॉन, आप यहां पर देखेंगे अंडर रूट 18 अंडर रूट 72। ये सब जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे? माइनस का 36 अपॉन 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2। 6 36 दूना 72, -32 अपॉन 3 को 6 से गुणा करोगे 18, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करोगे 2। 18 दूना कितना आएगा? 18 दूना 36। सॉल्व करने से कितनी वैल्यू मिली? -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 आया। -1 किसकी वैल्यू होती है? cos पाई, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई के बराबर आ गई थीटा की वैल्यू। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण पता लगा आपको? कौन कौन से ए बी और सी डी के बीच का एंगल आ गया? 180 डिग्री पाई। ठीक है। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी समरेख है। ये भी आपको निगमन करना है। थोड़ा सा आप एक चीज देखें, मैं सी डी को यहां से उठा लेता हूं। वेक्टर सी डी इज इक्वल टू -2i कैप -8j कैप -2i कैप -8j कैप +2k कैप। ऐसा अगर बेटा हम यहां से -2 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या मिलेगा आपको बता सकते हैं आप मुझे? अंदर मिलेगा i कैप -k कैप। इसके बाद यहां पर वेक्टर सी डी है i कैप +4j कैप -k कैप, i कैप +4j कैप -k कैप। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी। अब आप खुद देखिए, आपको याद होगा अगर ये इस फॉर्मेट का है कि नहीं है। वेक्टर ए इज इक्वल टू + लैम्डा वेक्टर बी है इस फॉर्मेट का। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा अगर इस फॉर्मेट का है? कि सी डी और ए बी परस्पर समांतर संरेख हैं। ये संरेख की तो शर्त होती है। अतः स्पष्ट है कि वेक्टर ए बी व वेक्टर सी डी परस्पर संरेख है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 27, प्लीज जल्दी से नोट कर लें आप इन्हें। बेटा देखें एग्जाम्पल नंबर 28 है। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर हैं, और इस तरह से है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। और इसके साथ एक कंडीशन और दी गई है कि 3 सदिश है ए बी और सी, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत है। मतलब जो वेक्टर ए होगा वो किस पर लंब होगा? वेक्टर बी और वेक्टर सी के योग पर। क्वेश्चन यही तो बोला गया है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों कि अगर हमने सदिश ए ले लिया तो अन्य 2 सदिश कौन से बचे? बी और सी। तो प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों पर लंब है, अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब है। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर ए वेक्टर बी और सी के योग पर लंब है तो आपको क्या लगता है कि जब 2 सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणन कैसा होना चाहिए? 0 होता है कि नहीं होता? नहीं समझ आया? अच्छा, इसके बाद जैसे अगर मैं वेक्टर बी ले लेता हूं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर बी किस पर लंब होगा? अन्य 2 सदिशों के योग पर, अर्थात वेक्टर सी और वेक्टर ए के योग पर। वेक्टर सी और वेक्टर ए के योग पर लंब होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का मान कितना होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। इसी तरह से अगर मैं वेक्टर सी लेता हूं तो वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के लंबवत होगा, अर्थात वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ये भी 0 आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी ए प्लस बी पर लंब है। इतनी सारी चीजें हमको यहां पर मिली। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इसी को ले लेता हूं सीधे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हम इसके स्क्वायर ले लेते हैं। हम क्या कर देते हैं? इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और आप याद करें बेटा, इसके स्क्वायर को पहले भी हमने ओपन करके दिखाया है। हालांकि हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। याद है आपको? 2 सदिशों का अदिश गुणनफल करने से आप उसके मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो पहले भी एक बार ये आ चुका है और हमने आपको बताया था इसका क्या फॉर्मूला होता है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, या आप इसी से गुणा करके कर लो 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इतनी वैल्यू इसकी आएगी। एक चीज और बेटा ध्यान से देखें थोड़ा सा, जब आप इनको जोड़ेंगे अगर तो आप क्या पाएंगे? देखो, एक a डॉट बी आपको यहां मिलेगा, एक a डॉट बी यहां मिलेगा आपको। ध्यान से सभी बच्चे देखें, a डॉट बी और एक यहां b डॉट ए मिलेगा। तो b डॉट ए और a डॉट बी तो एक के बराबर होते हैं। तो एक a डॉट बी यहां मिलेगा, एक a डॉट बी यहां मिलेगा। कितने a डॉट बी हो गए जुड़ेंगे तो? 2a डॉट बी। एक b डॉट सी यहां मिलेगा और एक b डॉट सी यहां मिलेगा। तो जोड़ेंगे तो कितने b डॉट सी हो गए? 2b डॉट सी। एक c डॉट ए यहां मिलेगा आपको और एक c डॉट ए यहां मिलेगा आपको। कितने c डॉट ए हो गए? तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते, तीनों को अगर हम जोड़ देते तो आपको मालूम है हमको क्या मिलता? 2a डॉट बी मिलते प्लस 2b डॉट सी मिलते प्लस 2c डॉट ए मिलते लेफ्ट हैंड साइड पे, पर राइट हैंड साइड पे क्या मिलते? 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आपको आया? आप इनका डॉट प्रोडक्ट करा लीजिए और सबको ऐड करके देखिए, आपको 2a डॉट बी भी मिलेंगे, 2b डॉट सी भी मिलेंगे, 2c डॉट ए भी मिलेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में सबका जोड़ क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब जहां पर ये लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 3।
और मॉड ऑफ ए का करना क्या है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मॉड ऑफ सी 5 का स्क्वायर 25 प्लस, और इसकी जगह पर पूरा क्या हो जाएगा। ये समझ आ गया है ना आपको कि जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करा के जोड़ दोगे तो ये चीज मिल जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, 16 9 25 और 25 50, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5√2। प्लस माइनस आएगा, कैसा आएगा, अंडर रूट लिया है हमने, स्क्वायर रूट, केवल प्लस में या प्लस माइनस, केवल प्लस, क्योंकि मॉड निकाल रहे हैं और मॉड कभी माइनस नहीं होता। तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मान निकल करके आ गया 5√2। बेटा मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई सबको, कोई डाउट तो नहीं रहा। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 पे बेटा लिखा हुआ है, तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। एक ये इस क्वेश्चन में प्रतिबंध दिया गया है, क्या है प्रतिबंध, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0, ये प्रतिबंध है। उन्होंने कुछ चीजें और भी बताई हुई हैं, जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी गई है 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू 2। तो राशि म्यू इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करिए। आपको एक राशि दी गई है म्यू, जिसकी वैल्यू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये आपको पता लगाना है। ये प्रतिबंध दिया है, ये चीजें भी दी गई हैं, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। हम जो फॉर्मूला हमने यहां यूज किया उसी से स्टार्ट करते हैं। दोनों पक्षों का हम मापांक ले लेते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 0। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग। तो इधर पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर 0 मॉड ऑफ वेक्टर 0 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अभी अभी आपने पढ़ा, इससे पहले भी एक दो बार ये आ चुका है, हम कर चुके हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब हम यहाँ पर, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। बराबर के उस साइड में 0 वेक्टर है और उसके मापांक का स्क्वायर चाहिए, तो 0 वेक्टर का मापांक भी 0 होगा और उसका स्क्वायर भी 0 होगा। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। मापांक ए की वैल्यू कितनी दी है 3 का स्क्वायर करेंगे। मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे 16। मॉड ऑफ सी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये जुड़ के कितना बन जाएगा 29, 16 9 25 और 4 29, ये 29 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू
-29। आपको तो केवल इसका मान चाहिए, तो 2 जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -29/2। और देखो इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसी को उन्होंने क्या सिंबल बना के दिया है, म्यू। तो आप चाहें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू -29/2। ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 29। इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 30। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद करते हैं उसको। बेटा एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों, परस्पर लंबवत मात्रक सदिश कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, कि दक्षिणावर्ती पद्धति के सापेक्ष अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 30। वेक्टर अल्फा की वैल्यू बेटा दी गई है 3i कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बीटा की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो देखिए अल्फा की वैल्यू ये, वेक्टर बीटा इतना, तो वेक्टर बीटा को वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। आपका जो ये वेक्टर बीटा है उसे आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है, उसमें से एक टुकड़ा होगा वेक्टर b1 और दूसरा टुकड़ा होगा वेक्टर b2। तो वेक्टर बीटा को आपने वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2 के रूप में विभक्त करके दिखाना है आपको। यानी कि ये बीटा है, इसके दो टुकड़े करने हैं ये वाले, ताकि उनका सदिश योग किसके बराबर रहे, वेक्टर बीटा के बराबर रहे। जहां वेक्टर बीटा 1 वेक्टर अल्फा के समांतर है, देखिए जो वेक्टर बीटा 1 है दिया क्या गया है, दिया है में तो वेक्टर अल्फा और बीटा भी दिए हैं, और ये भी दिया है कि वेक्टर बीटा 1 अल्फा के समांतर है। वेक्टर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, एक तो ये बात दी गई है, और दूसरा बता रहे हैं वेक्टर बीटा 2 अल्फा के लंबवत है, तथा वेक्टर बीटा 2 अल्फा के लंबवत है। अगर वेक्टर बीटा 2 अल्फा के लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब बताएं क्या क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से सुने और अच्छे से समझ लें। उन्होंने ये बताया कि यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिश, वो तो आई कैप, जे कैप और के कैप होते, इन्हें लंब कोणीय एकांक सदिशों के नाम से भी आप जानते, उनकी दक्षिणावर्ती पद्धति के सापेक्ष वेक्टर अल्फा की वैल्यू 3i कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बीटा की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप है। अब उन्होंने बोला कि ये जो वेक्टर बी आप देख रहे हो ना, इसको दो सदिशों में तोड़ के दिखाओ। उसमें से एक सदिश का नाम बीटा 1 और दूसरे का वेक्टर बीटा 2 होना चाहिए। और वेक्टर बीटा 1 और बीटा 2 के बारे में दो शर्तें भी उन्होंने दी कि जो वेक्टर बीटा 1 है वो अल्फा के समांतर है। अगर समांतर है इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल है आपस में, और बीटा 2 जो है वो अल्फा के लंबवत है, इसका मतलब है कि बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक रहेगा। अब हमको ये बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज पता लगानी है, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहली शर्त देखिए उन्होंने क्या दी है, बीटा 1 अल्फा के कैसा है, समांतर। तो लिखेंगे क्योंकि, अब ये हम हल करने चल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर बीटा 1 वेक्टर अल्फा के समांतर है, इसलिए क्या आपको याद है अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनको संरेख भी कहा जाता है। और संरेख की क्या शर्त होती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ में अदिश नंबर से गुणा के बराबर रहता है। तो हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते बेटा, वेक्टर बीटा 1 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, के ले लो, के इंटू वेक्टर अल्फा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको याद नहीं आया
कि जब वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी होता है तो हम कहते हैं कि वेक्टर और वेक्टर बी परस्पर संरेख है। और संरेख का मतलब समांतर है। तो अगर बीटा वन और अल्फा समांतर हैं इसका मतलब वे संरेख हैं, और अगर वे संरेख हैं तो इसकी वैल्यू ऐसे आ जानी चाहिए। आप चाहो तो लैम्डा लिख लो, लैम्डा लिख दें हम, जो आपकी मर्जी आप लिख लो, लैम्डा कर लो आप यहां पे, ठीक है। देन वेक्टर बी बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा की जगह तो लैम्डा, अल्फा की जगह पर क्या आएगा आप देखो, 3i कैप माइनस जे कैप, मल्टीप्लाई करवा दो। देन वेक्टर बीटा वन इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई वेक्टर बीटा वन की, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दी गई है इससे हम देख लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1 है। देखो हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझो। हमने ये वाली शर्त का यूज कर लिया, इस वाली शर्त का यूज करके हमने बीटा वन की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। अब हम इस शर्त का यूज करना चाहते हैं भाई, अगर हम इस कंडीशन का यूज करना चाहते हैं तो मुझे बीटा टू चाहिए और मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा तो हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं है तो वो है बीटा टू। तो बीटा टू ज्ञात करना चाहते हैं, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है वेक्टर बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बीटा वन प्लस वेक्टर बीटा टू। हमको बीटा टू चाहिए तो बीटा टू निकालोगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। क्या वैल्यू आएगी वेक्टर बीटा टू की, वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा वन, ठीक है। वेक्टर बीटा की वैल्यू क्या है, ये है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस वेक्टर बीटा वन, वेक्टर बीटा वन की वैल्यू ये है, और उससे पहले माइनस लगा हुआ है, वो माइनस इसके निशानों को क्या कर देगा, बदल देगा। 3 लैम्डा आई कैप और ये प्लस लैम्डा जे कैप। सॉरी, वेक्टर बीटा टू इज इक्वल टू, इससे और इससे आई कैप आप कॉमन कर लो तो क्या आएगा, बचेगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप। इससे और इससे जे कैप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 प्लस लैम्डा जे कैप, और के कैप का तो बेटा सिंगल टर्म ही है केवल, तो बस इसको लिख लीजिए। अब ये किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, देखो बीटा टू। अब हम ये शर्त यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा, देयरफॉर वेक्टर बीटा टू डॉट वेक्टर अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि जो वेक्टर बीटा टू है वेक्टर अल्फा पर लंब है, इसलिए दोनों का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। आपने पढ़ा है शर्त कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 आता है, और बीटा टू अल्फा पर लंब है तो अदिश गुणन 0 होना चाहिए। बीटा टू की जगह हम इसको नोट करेंगे 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 कैप। ये किसकी वैल्यू बेटा आ गई, बीटा टू डॉट अल्फा 3i कैप माइनस जे कैप, 3i कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, दो सदिश हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों का अदिश गुणनफल हमको निकालना है। अदिश गुणनफल का मेथड याद है आपको, क्या होता था, इसके i का गुणांक इसके i के गुणांक के साथ गुणा करो, इसके j के गुणांक को इसके j के गुणांक के साथ गुणा करो, इसके k के गुणांक को इसके k के गुणांक के साथ गुणा करो। चलिए इसका i का गुणांक क्या है, 2 माइनस 3 लैम्डा, इसके i का गुणांक, तो 2 माइनस 3 लैम्डा को गुणा 3 से करेंगे। अब 3 का गुणा यहां करेंगे, माइनस 1 का गुणा यहां करेंगे, और k का टर्म नहीं है तो नहीं करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको करो, 3 दूना 6 माइनस 3 तिया 9 लैम्डा,
फिर यहाँ -1 है और -1 का गुणा 1 प्लस लैम्डा से करना है। तो -1 का गुणा 1 से किया तो -1, -1 का गुणा लैम्डा से किया तो माइनस लैम्डा। के का टर्म नहीं है तो कुछ नहीं, बराबर के क्या है, इस तरफ है 0। -9 लैम्डा माइनस लैम्डा -10 लैम्डा, 6 - 1 5, और ये माइनस का 10 लैम्डा उधर भेज दिया हमने। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आपको क्या चाहिए, β1 और β2। तो बेटा देखो β1 ये है, β2 ये है। आपको जरूरत ये है कि बस लैम्डा की वैल्यूज लिखिए और β1 β2 आपको मिल जाएंगे। देयरफॉर वेक्टर β1 इज इक्वल टू, देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1/2। 3 इंटू 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आई कैप, माइनस लैम्डा की जगह 1/2 लिखोगे, 1/2 जे कैप। क्या वैल्यू आ गई, β1। वेक्टर β2 चाहिए। अब वेक्टर β2, 2 - 3 लैम्डा, तो 2 - 3 लैम्डा, लैम्डा 1/2 के बराबर, जब 3 लैम्डा करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा आई कैप। प्लस का साइन लगाएंगे 1 प्लस लैम्डा, प्लस का साइन 1 प्लस लैम्डा की जगह 1/2 जे कैप -3 के कैप। ऐसे 2 में से 3/2 चले जाएंगे, तो 2 दूना 4 -3 1/2 आई कैप। 1 में 1/2 ऐड करिए, 2 1 जार 2 + 1 3/2 जे कैप -3 के कैप, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर B2, वेक्टर β2। ठीक है। अब आप बेटा देखिए, आपको क्या करना था, वेक्टर बीटा के 2 टुकड़े बनाने थे, वेक्टर β1 और वेक्टर β2, जिससे जब हम उनको ऐड करें तो वेक्टर बीटा मिल जाए। आप देख लो, वेक्टर β1 की वैल्यू ये है, वेक्टर β2 की वैल्यू ये है। आप ऐड करके देखिए, वेक्टर बीटा आपको मिल जाएगा। 3/2 आई कैप, 1/2 आई कैप, जोड़ो कितना बना, 4/2, और 4/2 कितना होता है, 2 आई कैप, -1/2 जे कैप प्लस 3/2 जे कैप। 3/2 में 1/2 माइनस हो गया, 1 जे कैप आ गया, -3 के कैप, तो -3 के कैप ये आ गया, पूरा मिल गया, दोनों टुकड़े हो गए। और सारी शर्तों का हमने यूज भी कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, और उन शर्तों को यूज करके हमने ये निकाली। इस तरह से आपके इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से।